हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25, जो कि ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का जो सीरीज है उसका 41वां वीडियो है, जिसमें हमने लिया है परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को, जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये वीडियो जो है कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर उन सब तरीक़ों से कराने वाले हूँ कि जिस तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट करते हैं। बात समझ रहे? अच्छे स्टूडेंट कहने का मतलब कि जो मेरा कहने का मतलब जो कि 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिसके पास बहुत सारे तरीके हैं, उन सब तरीक़ों से जो करते हैं उससे मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए और देखिए। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 41वां वीडियो है, जिसमें हमने परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है, जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन अच्छे हैं, जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, जिसमें कि कह रहा है कि एक वर्ष में 50,000 रुपया बढ़कर 57,000 रुपये हो जाता है। तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी धनराशि यानी उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपये कितने हो जाएंगे। है तो साधारण ब्याज का, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, जो कि अगर आप पुराने तरीके से करते हैं तो उससे लगभग 1-2-2.5 गुना कम समय लगने वाला है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपके पास मूलधन है, अमाउंट है, ये आपका मूलधन है और आपका टाइम है 1 वर्ष। तो ये 3 चीज़ है, तो रेट आराम से फाइंड कर सकते हैं, चाहे फार्मूला लगा कर कीजिए चाहे जैसे भी कीजिए, लेकिन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि जल्दी बनता है और कुछ नहीं। तो आपके पास टाइम दिया है 1 ईयर, और उसके बाद आप कह सकते हो कि एसआई कैसे 50,000 था 57,000 हो गया, मतलब 7,000 एक्स्ट्रा मिला है, वही तो आपका ब्याज है, यानी 7,000 आपका ब्याज है। ठीक है, आपके पास मूलधन 50,000 है, 50,000। ठीक है, तो रेट आपको फाइंड कर लेनी है। रेट क्या करनी है? फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिएगा मैं कैसे इसको जल्दी रेट निकाल देता हूँ, यानी जल्दी कैसे निकल जाएगा। एसआई बराबर हमने फार्मूला कहा था कि आप मूलधन का यानी मूलधन का RT% निकाल लीजिए, वो आपका जल्दी आंसर दे देगा। हालांकि है वही सूत्र, कुछ अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचने की नज़रिया आपकी अलग होनी चाहिए। तो मूलधन कितना? 50,000। ठीक है, रेट हमें फाइंड करना है। टाइम कितना? 1 ईयर। परसेंटेज के लिए नीचे में 100 से गुना, और आपका एसआई कितना? 7,000। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कटा और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटा, यानी 14% रेट निकल गया। यहाँ से रेट क्या निकल गया? 14%। बस अब इसमें पुट कीजिए, या इस तरह से कीजिएगा। भले ही अभी अब आपको लगता होगा कि सेम टू सेम चीज़ है, लेकिन एक बार इस तरीके से सोच कर देखिएगा, कहीं ना कहीं और सारे प्रश्न में जल्दी आंसर दे देगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर अब हमें 70,000 पर निकालना है कि कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, और 5 वर्षों में। तो देखिए मैंने क्या कहा कि एसआई क्या होता है? मूलधन का RT%, RT%। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं कैसे
चलिए कोई बात नहीं, समझाता हूँ। 70,000 आर मेरा 14% निकल गया। आर मेरा कितना निकल गया? 14%। 5 टाइम कितना है? 5 वर्ष। परसेंटेज के लिए नीचे में 100 से गुना कीजिए, तो ये जीरो खत्म। तो 14 पंचे 70 और 70 गुना 70 17, 14 पंचे 70, 70 गुना 70 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 49 पर 3 जीरो, इतना। तो ये एसआई हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछ रहा है। क्या अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई, मूलधन प्लस एसआई। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो मूलधन यहाँ पर कितना है? 7,000, 70,000 प्लस 49,000, 49,000। तो ये क्या हो गया? 1,19,000, 1,19,000 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। तो हालांकि और भी यहाँ से और जल्दी निकाल सकते थे, जैसे कहने का मतलब देखिएगा, इतना तो हुआ। ठीक है, देखिए प्रॉपर का है ना काम। 1 मिनट देखिएगा, मैं बस इतना सा को मिटा रहा हूँ, और कैसे देखिएगा फास्ट निकल सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एसआई जो होता है RT%, एसआई जो होता है RT%, किसका? मूलधन का। किसका? मूलधन का। तो आर कितना? 14, टी कितना? 5, टी कितना? 5। तो यहाँ से परसेंटेज मतलब 14 पंचे 70%। अब डायरेक्ट आप जो है 70,000 का ये 70% है, तो आप 170% कर लीजिए। 170%, बस कटा 70 सतह 19 7 से। देखिए इतना जल्दी आ जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि ये 70 में क्यों मैंने 100 ऐड कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 70 में यानी 70 में 100 ऐड इसलिए कर दिए क्योंकि जो अमाउंट बनेगा वह 100 में ऐड होकर बनेगा। अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं जो पीछे बताया उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक नल एक टैंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक नल ए है जो कि एक टैंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी है जो उस टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाए परंतु 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल बी कितने घंटे में टैंकी को पूरा भर देगा? ये बात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से मैं पहले इस तरह से एलसीएम मेथड से निकालूंगा कि टोटल काम कितनी करनी होगी। मैं समझाने का कोशिश करूंगा, समझते चलिएगा। 8 और 6 का एलसीएम लूंगा, कितना होगा? 24। ठीक है, इस 24 को आप 8 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 3। इस 24 को 6 से भाग दीजिए, 4। ये जो आया ये क्षमता आया। क्या आया? क्षमता। और ये जो है आपका काम है। क्या है? काम है। यानी ये क्षमता कहने का मतलब कि ए अगर काम करे 8 घंटा, यानी ए अगर अपनी क्षमता से काम करे तो 24 में से 3 काम करेगा 1 घंटा में। ए अगर अपनी क्षमता से काम करे तो 24 काम में से 3 काम करेगा ए 1 घंटा में। उसी प्रकार से बी काम करेगा इस 24 में से 4 काम 1 घंटे में। क्या मेरी बात को समझ रहे? क्षमता उसी को कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा कि काम बराबर जो होता है आपका समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा और ये सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब देखिए, टोटल काम कितना? 24 काम करवाना है। टोटल काम कितना है? 24 काम है। ये काम है। ठीक है, ये काम है।
टोटल 24 काम करवाना है। ए और बी दोनों को खोला है, तो समय कितना लगा है? 2 घंटा। तो 2 घंटा लगा है और दोनों को एक साथ खोला है, तो ए 3 काम करेगा और बी 4 काम करेगा। तो टोटल दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 1 घंटा में? 7 काम। तो 2 घंटे में गुना 7, है ना। तो यहाँ पर कुछ काम हुआ, यहाँ पर कुछ काम हुआ। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो ये टोटल काम थोड़ी ना, ये टोटल काम यहाँ है। क्या ये टोटल के बराबर है? क्या नहीं, कुछ ही काम है। बचा हुआ काम आगे करेगा कौन? बी करेगा। कौन करेगा? बी। तो बी को कितना समय लगेगा नहीं पता, तो मान लेते हैं टी समय लगेगा। लेकिन बी की क्षमता हमें पता है, बी की क्षमता हमें पता है कि 4 है। बस इसको सोल्व कीजिए, टी निकला वही आपका आंसर। जैसे 7 दूनी 14, 24 में 14 जाएगा तो 10 बचेगा और टी गुना 4। तो टी बराबर यहाँ से 10/4, कहने का मतलब 2.5, और 2.5 यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, अढ़ाई लिख दिया है। 2.1 यानी 2.1/2, ये 2.5 ही है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कीजिएगा तो जल्दी आएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी टाइप के इसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि देखिए मेरा कहने का मतलब है कि इसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो सभी टाइप के, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस में सभी टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए ताकि आपके दिमाग सभी तरफ दौड़ सके, नॉर्मल, इजी, हार्ड सभी तरफ दौड़ सके। बात समझ रहे हैं? कहता है जब किसी संख्या के 75% में 75 को जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% क्या होगा? संख्या का 40% क्या होगा? मेरे करने से पहले आप भी कॉपी कलम लेकर बैठिए और खुद बनाने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, कहता है जब किसी संख्या को, किसी संख्या, तो कोई संख्या होगा उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जब किसी संख्या के 75% में, इसके 75% में 75 जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर जो है वही संख्या हो जाएगा। जो संख्या x हमने माना वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, नहीं x ही प्राप्त हो जाएगा। बस इतना हो गया, तो इतना पहले कर लेते हैं। तो x ये हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको देखिए डायरेक्ट कीजिए ना, ये हो जाएगा 0.75x प्लस 75 बराबर x। ठीक है, इतना। तो इसको उधर लेते जाइए या इसी को इधर लेते आइए, तो ये हो जाएगा 0.75x माइनस x, और ये इधर माइनस का 75। तो यहाँ से घटाइएगा तो ये 0.25x, लेकिन माइनस में, इधर भी माइनस में है, तो ये गया काम से। तो बचा कितना? 25 या 75, यानी x बराबर 300 आ गया। इसको सोल्व कर सकते हो आप। तो x बराबर कितना आ गया? 300 आ गया। ठीक है, तो अब 300 का यानी वह संख्या निकल गया कि वह संख्या कितनी है? 300 है। तो 300 का आप 40% निकालिए, 4 या 12, यहाँ ये राइट आंसर। हालांकि आप निकाल लीजिए 300 का 40% कितना होगा, ये 4 या 12 पर 1 0, 120 राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बनाइए इस क्वेश्चंस को, अच्छा क्वेश्चंस है, जरूर करने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो रोककर जरूर कोशिश किए होंगे। ठीक है, कि 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान आयु नहीं, उन पांचों की वर्तमान आयु जो है 15 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो ये बात हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे।
5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो कि 4 लड़के थे, उसके तो औसत आयु 9 वर्ष थी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि योग बराबर यहाँ पर होगा औसत गुने कुल संख्या, कुल संख्या। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इतना। तो 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो यहाँ पर 4 लड़कों का औसत आयु कितनी हो जाएगी, यानी योग कितनी हो जाएगी। तो योग बराबर क्या, औसत गुनी कुल संख्या। तो 4 लड़का है यानी कुल संख्या 4 है, औसत इसकी कितनी है 9, औसत इसकी कितनी है 9। लेकिन ये क्या 5 वर्ष पूर्व, यानी सभी में 5-5 वर्ष घटा है, सभी में 5 वर्ष ये घट कर बना है। ये जो योग है ये घट कर है, तो हम सभी का 5-5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, चारों का 5-5 वर्ष जोड़ देंगे, यानी 5 गुना 4। ये जाकर अब वर्तमान का औसत योग है, वर्तमान का योग है, वर्तमान योग है। ये जो है 4 वर्ष पूर्व का योग, यानी 5 वर्ष पूर्व का योग है। लेकिन जब हमें वर्तमान में जाना होगा तो सभी के 5-5 वर्ष ऐड करनी होगी, जो कि यहाँ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जाकर अब वर्तमान आयु का योग हो गया। ठीक है, तो अब कहता है कि उनमें से जो है एक नए लड़के शामिल होने से एक नया लड़का और शामिल हो गया। तो एक लड़का शामिल हुआ है, उसकी आयु कितनी है नहीं पता, तो मान लेते हैं उसकी आयु x है, मान लेते हैं उसकी आयु कितनी है x है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो x है, तो अब जो वर्तमान आयु हो रही है वह 15 वर्ष हो रही है, यानी वर्तमान आयु उनके, देखिए समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो तदनुसार नए शामिल, यहाँ पर औसत होनी, वर्तमान औसत आयु, यहाँ पर औसत होना चाहिए, गलती है थोड़ा सा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या रियल में वही चीज है क्या। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, तब उसको और देखा जाएगा। हाँ, औसत आयु है, क्या है औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अब जाकर जो औसत आयु हो गई है वह 15 हो गई है। लेकिन अब बच्चे कितने हो गए, पहले 4 ही थे, एक ऐड हो गया, एक बच्चा ऐड हो गया, उसकी औसत यानी उसकी आयु क्या थी पता नहीं, लेकिन एक ऐड हो गया तो 5 स्टूडेंट हो गया। कितना हो गया 5 स्टूडेंट। तो यहाँ पर योग ये वाला टोटल वर्तमान योग, ये भी तो बोल रहा है वर्तमान आयु औसत, वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अब इसको सोल्व कीजिए, जो x की वैल्यू निकलेगा वही आपका राइट आंसर। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पुनः समझने का कोशिश कीजिएगा। 20 5 के 20 प्लस x और ये 15 बचे 75, तो ये कितना 56। तो x बराबर 75 माइनस 56, तो यहाँ से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 में 6 गया 9 और 19 वर्ष। यानी वो जो नया लड़का शामिल हुआ था उसका जो आयु था 19 वर्ष था। कितना था 19 वर्ष। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए दोस्त, समझना पड़ेगा, नहीं समझ पाइएगा तो फिर कैसे होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग शॉर्ट में देखकर सोचते होंगे कि आप बना लेंगे, नहीं, शॉर्ट वीडियो में जो देखते हैं ना वहां से आइडिया नहीं लगा सकते हैं। इस बात को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अंक 2 और 4 दोनों से विभाज्य यानी भाज्य है? तो बस 2 और 4 का रूल पता होना चाहिए कि 2 से भाग लगने का रूल क्या होता है, 4 से भाग लगने का रूल क्या होता है।
तो 2 से तो मैं देख रहा हूँ कि लास्ट का एक डिजिट अगर 2 से डिविड भाग लग जाए तो सभी यानी संख्या पूरे संख्या 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन 4 से भाग लगने का रूल जानते हैं क्या है? अंतिम का 2 संख्या 4 से भाग लगना चाहिए। अंतिम का 2 संख्या 4 से भाग लगना चाहिए, तभी वह पूरे संख्या 4 से विभाज्य होगा। यानी ये जो पूरे संख्या है वह 4 से विभाज्य होगा। अंतिम का 2 संख्या 4 से भाग लगना चाहिए। तो अंतिम का 2 संख्या किसमें 4 से भाग लग रहा है? तो यहाँ पर लग रहा है 4 से। 19 चौके 76, 19 बार में कट रहा है, बाकी बार किसी में नहीं कट रहा है। तो यही राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं? हालांकि अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं भाग दूं, तो आपकी इच्छा भाग दे सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत रूल पता होना चाहिए। नहीं भाग लगाने वाला कई रूल होते हैं, जैसे 3 का, आपका 4 का, 2 का, 5 का, 6 का, 7 का, 9 का, इन सब का, या 11 का या 13 का, इन सब का आपको रूल पता होनी चाहिए। अगर बोलिएगा तो मैं किसी प्रॉपर वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं इससे तो फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है और जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट देखिए, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल जो है प्रति सेकंड में क्या होगा? प्रति सेकंड में क्या होगा? ठीक है, तो ये बात एक बार थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा दोस्त, मैं चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जो कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मतलब कि मैं पूरा कहानी खत्म कर देता हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि रिकॉर्डिंग ही नहीं शुरू हुई थी। तो हो रही है, तो चलिए देखिए, ट्रेन की चाल प्रति सेकंड में पूछ रहा है। ठीक है, तो चाल बराबर सीधा सीधा क्या होता है? दूरी बटे समय, ये चीज होता है। तो आपका दूरी कितना है? 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, मतलब कि 150 मीटर तय कर रहा है दूरी। ठीक है, 150 मीटर तय कर रहा है और समय कितना है? 10 सेकेंड। तो गया काम से, ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया और हमसे मीटर पर सेकेंड में ही पूछा है। तो ये 15 राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में पूछा है नहीं, लेकिन चलिए कर लीजिए। ये सब सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं एक भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से, मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं, ये प्रीवियस ईयर का ही है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये एलपी का ही होगा, ये हो सकता है एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका आरआरबी, जेई, इन सब के पेपर से मैं अलग अलग पेपर से मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ। तो हालांकि देखिए, रेलवे का एक रूल है कि वह कोई सा भी एग्जाम, मैथ हो, रीजनिंग हो, घुमा फिरा के हर एक एग्जाम में पूछता है। मैंने खुद इस चीज को एनालिसिस किया है, देखा है, मैंने खुद एग्जाम दिया है, तो हमें पता है दोस्त कैसा होता है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा? तो कुछ लोग यहाँ पर बेसिक से करेंगे और बेसिक से ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं कहता हूँ कि अंतर ना है, ये 30 क्या है? अंतर है, दोनों का आयु का अंतर है। अधिक बोल रहा है तो क्या मतलब? इसका मतलब अंतर है। तो यहाँ का अंतर आप देख लीजिए, दोनों के अनुपात का अंतर कितना है? तो 3, इसी 3 का अंतर आपका 30 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? उनकी आयु का योगफल। उनका आयु अगर यहाँ पर अनुपात का ही योग देख लूं तो कितना है? 11। अनुपात का योग कितना है? 11। तो हमें 11 अनुपात का मान निकालना है। 3 अनुपात का मान 30 है, तो 11 अनुपात का मान कितना? तो 1 अनुपात का यहाँ से मान कह सकते हो कि आप 10 है। 1 अनुपात का मान कितना है? 10 है। तो 11 अनुपात का मतलब इसको 1 को आप 11 से गुना करोगे, तो आप इस 10 को भी आप 11 से गुना कर दीजिए। 11 ढंग 10 यानी 110। देखिए ये क्या हो जाएगा? 11 ढंग 110। तो ये सब है कि कम इस तरह से कीजिएगा तो कम समय में आएगा। ठीक है, तो ये 110 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही किया कीजिए।
जल्दी बनेगा। नेक्स्ट, अंकित मूल्य पर 12,000 रुपया वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेची गई तो कुल छूट दर क्या थी? तो देखिए यहाँ पर आपका एमपी दिया है, यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया है, और आपका एसपी दिया है, आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो ये दिया है आपका 12,000 और ये आपका दिया है 11,000। ठीक है, इतना दिया है। तो यहाँ से इसका अनुपात अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा, 12:11। ये सब तरीका से कीजिएगा तो जल्दी बनेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए 12 पर कितना की छूट है, 1 का छूट है, कितना पर, 12 पर। परसेंटेज के लिए क्या कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा। 1/12 मतलब 8.3/2। यहाँ पर शायद ऑप्शन में नहीं है, 1296, 8 पॉइंट कुछ आएगा। चलिए मैं कटा देता हूँ, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो ये 25/3 आ गया। क्या आ गया, 25/3। 25/3 करने 8 किया 24.1/3, यानी 8.1/3 आ जाएगा, 1/3%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ऐसे कीजिएगा तो बहुत, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप विक्रय मूल्य क्रय मूल्य लिखने के लिए बैठ जाए तो फिर आपका ज्यादा टाइम लगेगा। आप इन सब तरीकों से कीजिए, जल्दी आंसर आएगा मेरे उम्मीद से। नेक्स्ट देखिए, एक बल्लेबाज अपने 70वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसके कारण उसका बल्लेबाजी औसत रन 3 अधिक हो जाता है। 17 पारियों के बाद उसका रनिंग औसत क्या होगा, रनिंग औसत क्या होगा? ठीक है, तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर चाहिएगा तो इसे मतलब कि चुटकियों में बना लीजिएगा, लेकिन चलिए मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन एक तरीके से भी आप कीजिए। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि योग बराबर क्या, औसत गुने संख्या, कुल संख्या, यही ना, ये बताया। तो 70वीं पारी में 87 रन बनाया। 70वीं पारी में इसने क्या किया है, 87 रन बनाया। इसका मतलब 16 पारी तक तो वो कुछ ना कुछ रन तो बनाया होगा। तो देखिए संख्या यानी 16 पारी में वो कुछ ना कुछ रन तो बनाया, उसकी औसत तो कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं एक औसत था, लेकिन जैसे ही 70वीं पारी में आया उसने 87 रन मार दिया, यानी 70वीं पारी में उसने 87 रन मार दिया। तो यहाँ पर 17वां पारी आया और यहाँ पर 87 रन मारकर निकल गया। जो था उसका औसत, बल्लेबाज की औसत रन में 3 रन की वृद्धि हो गई। यानी पहले मैंने औसत को x माना था, जब 16 पारी खेला था तो उस समय औसत x माने थे, लेकिन अब जो औसत हो गया 3 ज्यादा हो गया। लेकिन एक पारी भी तो बढ़ा, पहले 16 पारी था, एक पारी और बढ़ा, 17वीं पारी। ये है जो है आपका 17वीं पारी है। क्या है, 17वीं पारी है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये आपका 16वीं पारी है। तो यहाँ पर पारी करने का मतलब संख्या, पारी करने का मतलब संख्या, बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। और अब जाकर ये कितना टोटल पारी हो गया, तो टोटल कितना संख्या हो गया, 17। तो अब इसको सोल्व कीजिए, x का वैल्यू निकलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए करके, तो ये 16x प्लस 87 और ये 17x प्लस 51, 17 इतना, तो इतना हो गया। तो अब यहाँ पर x बराबर क्या हो गया, 87 में 51 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 36। x बराबर कितना आ गया, 36। यानी पहले औसत x माने थे, यानी 16 पारी तक उसका औसत जो था 36 था, लेकिन 17वीं पारी में 3 बढ़ा है। तो 17वीं पारी तक में, 17वीं पारी के बाद बोल रहा है या 17वीं पारी में भी बोलता तब पर भी आंसर वही होता, 17वीं पारी के बाद औसत। ठीक है, तो x प्लस 3, यह ना 17वीं पारी के बाद जो है 3 रन बढ़ा है, तो ये हो गया। x का मान कितना, 36 प्लस 3 39। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका
39। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए इस सम तरीकों को। और ये सब प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है, जो कि जरूर करने चाहिए इस तरह के प्रश्न को। बात समझ रहे हैं? इस तरह से आपको जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन इसका अगर मैं कहूँ कि शॉर्टकट भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। देखिए कैसे, इसने क्या कहा है, 87 रन 17वीं पारी में बनाया। कैसे कि सभी यानी 17वीं पारी में जो 87 रन बनाया वो बाद में जो औसत जाकर 3 रन बढ़ गया, यानी 16 पर 3 रन बढ़ा, यानी 17वीं पारी पर 3 रन बढ़ा है, तभी जाकर ये करने का मतलब औसत 3 बढ़ा है। तो इसका मतलब 17 गुना 3 कितना हो जाएगा? 51। 51 बढ़ा है। 51 क्या हुआ है? बढ़ा है। तो 87 में 51 को घटा दीजिए, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 3। और बाद का औसत पूछा है तो ये 3 ऐड, तो ये क्या हो जाएगा? 39। यहाँ तक में डायरेक्ट आंसर। अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पिछले तरीके से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। एक वस्तु की अंकित मूल्य 5000 रुपए है। दुकानदार, देखिए अगर मैं इसको और डिटेल से बताने का कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और आपको पता है कि किसी तरह तो लोग आधा घंटा 1 घंटा रुकते हैं, और जहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा का बन गया तो फिर मुश्किल हो जाता है रुकना स्टूडेंट बताने। देखिए होता है ऐसा, इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए कि लंबी वीडियो है, देखते देखते टॉयलेट ही लग गए टॉयलेट, उसके बाद आए तो भूल गए कि देखना भी क्या, पढ़ना भी है क्या। उसके बाद जहाँ कहीं रील पकड़ा गया तो आपकी कहानी वहां से अलग शुरू हो जाती है। तो ऐसा होता है। तो चलिए समझिए बात को। इस वस्तु के अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। दुकानदार 5% छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमा लेता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसको करने का एक सही तरीका क्या हो सकता है, उस बात को समझिए। 3 चीज आपको जानना होगा जो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, MP, SP और CP। हालांकि बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि ये क्या है। MP मतलब अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है। SP मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और CP मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ये 3 बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दुकानदार 5% छूट देता है। एक बात बताइए दोस्त, जब भी दुकानदार छूट देगा, सेलिंग प्राइस पर देगा या CP पर देगा या MP पर देगा या अंकित मूल्य पर देगा, किस पर छूट देगा? तो आपका जवाब होगा कि वह हमेशा छूट जो देगा वह अंकित मूल्य पर ही देगा। क्योंकि आप जब कोई सामान खरीदने जाते होंगे दुकान में, तो दुकान में जब भी कोई सामान लेते होंगे, जैसे पैकेजिंग वाले सामान वगैरह होता है, जैसे कि मान लीजिए एक तेल के ही बोतल है, उसको आप खरीदने जा रहे हो, उस पर मार्क प्राइस लिखा रहता है, MRP लिखा रहता है कि मान लीजिए ये 1400 रुपए है। ठीक है। तो आपको जो छूट देगा इसी दाम पर देगा, MP पर ही देगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन इसका क्रय मूल्य कुछ और ही होता है। ये जो लिखा हुआ ये झुटखुरवा मूल्य है, मतलब बढ़ा कर लिखा है, यानी क्रय मूल्य से ये ज्यादा करके लिखा है, CP से ज्यादा करके लिखा है। तो मार्क प्राइस पर छूट दिया जाता है, MP पर छूट देकर बेचता है। क्या करता है? बेचता है, सेल करता है। MP पर छूट देकर सेल करता है, तो 5% की छूट देती है। तो मैं कहूं कि 5% का मतलब क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कि 1/20। तो ये जो 20 है नीचे वाला है वो MP है, और उस पर 1 की छूट दे रहा है, 1 की छूट दे रहा है। इसका मतलब वो 19 में बेच रहा है। 20 लिखा हुआ है सामान पर, लेकिन वो 19 में दे रहा है। अभी हमको इससे कोई लेना देना नहीं, इससे बाद में लेना देना रहेगा। अभी जो मैं करा रहा हूँ उसको समझिएगा। यानी 20 लिखा हुआ था डब्बे पर, लेकिन वो 19 में दे रहा है। ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, 25% फिर भी लाभ हो जाता है। इसका मतलब वो खरीदा होगा कम में,
इसका मतलब खरीदा होगा कम में, तभी तो 19 पर भी देने पर उसको लाभ हो रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी वो 20 में नहीं खरीदा होगा, कुछ और कम में खरीदा होगा। तो 20 ये 25% का मतलब क्या? तो आपका जवाब होगा कि 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। यानी वह कहने का मतलब जो है 4 में खरीदा, एक 14 में बेच रहा है। देखिए सीपी वह खरीदा है 4 में, लेकिन एक 14 में बेच रहा है, लाभ कर रहा है। क्या कर रहा है? 25% लाभ। 4 में खरीदा है, एक 14 में बेच रहा है, यानी 4 का सामान वह 5 में बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस यही ना, सेलिंग प्राइस के सीधा में ये 5 में बेच रहा है। अगर इस बात को समझ लिए तो ये सवाल अब कुछ नहीं रह गया। अब जाकर वो जैसे ए अनुपात बी अनुपात बी कुछ दिया रहेगा, बी अनुपात सी कुछ दिया रहेगा, तो नहीं कहा जाता कि एबीसी निकालिए। तो उसी टाइप से ये बन गया। तो अब हिसाब किताब यहाँ पर लगा दीजिए, हम तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो ये क्या होगा? जिसके आगे जो खाली है पुट कर दीजिए। 5 के आगे इधर खाली है, 5 पुट कर दिया। 19 के आगे इधर खाली है, 19 पुट कर दिया। बस इसको गुना कर दीजिए। 20 पंचे 100, 19 पचे 95, 19 चौके 76। तो अब तीनों का रेशियो हमें पता चल गया। लेकिन रियल में हमें दिया क्या है? अंकित मूल्य दिया है। यानी इस 100 की वैल्यू 5000 है। 100 की वैल्यू क्या है? 5000। हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी हमसे पूछ रहा है, 76 की वैल्यू पूछ रही है। तो ये 100 का ये कितना गुना है? तो आपका जवाब होगा कि भाई ये 50 गुना का है। तो आप भी इसको 50 गुना कर दो, आपका आंसर। तो 5 36, 5 35, 3 38, यानी 3800 हो जाएगी। यानी सीपी कितनी हो जाएगी? क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी? 3800। ये 3800 राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके को समझते हैं तो आपकी ओरिजिनल सब खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त पहली बार अगर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पसंद अगर आ गया होगा इतना देर में तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी हौसला बढ़ती है और लगता है कि हाँ और भी आगे वीडियो बनाया जाए। बात समझ में? तो चलिए देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस घुस गए, देखते हैं। शायद यहाँ से रीजनिंग ही होंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। वह वामवर्त दिशा में घूमता है, वामवर्त दिशा में घूमता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में खड़ा है? तो चलिए इसको कैसे करते हैं उस बात को समझिएगा थोड़ा सा, जो कि आसान भाषा में मैं समझाने का कोशिश करूंगा थोड़ा समझने। अब इसको करिए क्या जानते हैं? ऐसे लग के खींच दीजिए। अब यहाँ पर आप खड़े हो, लेकिन किस दिशा की ओर? आपको यहाँ पर दिशा उषा का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। इसकी ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा है कि दक्षिण की ओर खड़े मुंह खड़ा, यानी इधर मुंह है आपका, दक्षिण की तरफ मुंह है, खड़े हो और वामवर्त दिशा में 135 डिग्री घूम गए। वामवर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, वामवर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए ना, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए तो एग्जाम में आपके पास एक ऑप्शन रहता है इंग्लिश करने का, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा रहता है, वहां से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसने कहा कि वामवर्त दिशा में घूमना मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ऐसे जाएगा, जैसे यहाँ पर 9 है, इसके बाद 10, 11, 12, यहाँ पर 12 पर आएगा, फिर ऐसे ही घूमते जाएगा। ये क्लॉकवाइज हुआ। अगर एंटी क्लॉक की बात करें तो ये उल्टा घूमेगा। क्या होगा? उल्टा। कि जैसे यहाँ पर 6 है तो इसके बाद 5 बज जाएगा, 5 के बाद 4, इस तरह से बजना। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, ठीक है। तो वामवर्त कहने का मतलब कि उल्टा, मतलब एंटी क्लॉक। तो देखिए यहाँ पर ये था, इसकी मुख इधर था, लेकिन ये कितना? 135 डिग्री। तो ये आपको पता है कि 90 डिग्री है। ये कितना है? 90 डिग्री। तो 135 डिग्री पर आने के लिए आपको और 45 डिग्री जाना होगा, यानी आपकी मुख अब यहाँ पर है, ये 45 डिग्री। तो आपकी मुख अभी इधर आ रहा है, उस जगह पर समझिए कि आप, ठीक है। अब आपकी मुख यहाँ आ गया।
अब कहता है दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। यहाँ पर अगर वामवर्त भी बोलता है ना, तब पर भी मैं डायरेक्ट ऐसे करता। 180 डिग्री बनने का मतलब क्या, चाहे दक्षिण सीधा डायरेक्शन में कहे चाहे उल्टा डायरेक्शन में कहे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है दक्षिणावर्त, यानी यहाँ से 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा, है ना। ये जो बनेगा इस जगह पर 180 डिग्री का कोण, तो सीधा मुख इधर आ गया, कहाँ आ गया, इधर। तो अब देखिए, अब वह किस दिशा में है, तो पश्चिम दक्षिण में, या तो इसको बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ और भी ये मैथ का ही है, लेकिन इसको रीजनिंग में भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले एक दो क्वेश्चन पहले मैंने कराया था, सेम टू सेम। कहता है कि सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, तो सचिन की आयु क्या होगी। इसका अनुपात यहाँ पर दिया है, उनकी आयु क्रमशः दिया है। ये आपकी जो है ये सचिन की आयु है और ये राहुल की आयु का अनुपात है। हमसे सचिन की आयु पूछा है, सचिन की आयु पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 7 वर्ष छोटा है, इन दोनों का अंतर 7 है, इन दोनों का अंतर। तो यहाँ पर अंतर में दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना है, 2 अनुपात का अंतर है। रियल में अंतर जो दिया है वह 7 का दिया है। हमसे पूछा किसके बारे में, सचिन के बारे में। सचिन की अनुपात में कितनी है, 7, तो हमें 7 अनुपात की वैल्यू चाहिए, 7 अनुपात का मान चाहिए। तो 2 अनुपात का मान 7 है, तो आप कह सकते हो कि 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 7/2। तो इस 7/2 को यानी 1 को 7 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 7 से गुना कर दोगे। क्या करोगे, 7 से गुना, तो आप इसमें भी आप 7 से गुना कर दीजिए ना, 7/2 भी 7 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 49/2। 49/2 का मतलब 24 में 48 में 24.5, 24.5 ये राइट आंसर हो जाएगा। हमारी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये राइट आंसर, हालांकि इसका बेसिक क्या करना, बेसिक में कोई जान रहता नहीं है। इन सब तरीकों से कीजिए, जल्दी आंसर तक पहुंचिएगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि देखिए कमजोर छात्रों के लिए ये वीडियो क्यों फायदेमंद है, क्योंकि जो तरीका से मैं करा रहा हूँ वह सब तरीका जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे लड़के करते हैं। जैसे कि कहीं अगर आप टेस्ट वगैरह लगाने चाहते होंगे, हो सकता है अंडर 10 के जो स्टूडेंट हैं वह कहीं ना कहीं इन सब प्रश्न को 10 सेकंड मुश्किल से लेता होगा, 10 से 12 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है। वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, इससे भी कम लगाएगा। क्यों, क्योंकि वह इसी सब तरीके से करेगा जो तरीके में करा रहा हूँ। और जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे इस क्वेश्चन को कराने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगा देंगे। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए कमजोर छात्रों के लिए ये वीडियो ज्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए इस तरीके से आप करने का कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, भाई इशारा वाली बात कोई बात नहीं, अलग मीनिंग मत समझिएगा। इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है, ये बात पूछा जा रहा है। तो इशारा किसने करता है, सुनीता कह रहा है। कौन कह रहा है, तो मैं सुनीता को पहले लिखूंगा। वह कहता है कि सुनीता ही कह रहा है कि मेरे दादा, इसका दादा कहने का मतलब कौन, इसका बाप, और इसका बाप का बाप ही तो दादा हुआ, ये हुआ दादा, ठीक है। दादा के इकलौते पुत्र कौन, खुद उसका पिता, सुनीता के पिता, पुत्र का पुत्र यानी इसका भी पुत्र, यानी इसका भाई, इसका भाई, इसी का ना पुत्र होगा। अगर ये इसका बेटी है तो इसका ये भाई होगा, क्यों, तभी तो ये इसका पुत्र बनेगा। क्या मेरे बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से कीजिएगा, बहुत जल्दी आंसर देखिए, अभी आपके सामने आंसर है। वो लड़का सुनीता से किस प्रकार, सुनीता का ये कौन लगेगा भाई, तो ये भाई लगेगा, ये भाई राइट आंसर। बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे तो एक जनरेशन ऊपर यानी बाप में, पिता में पहुंचोगे, उससे अगर ऊपर जाओगे तो दादा में, इसका यहाँ से यानी एक स्टेप आगे बढ़ेगे तो दादा, सीधा सीधा में जाओगे तो भाई बहन, सीधा सीधा में जाओगे तो भाई बहन, ठीक है। या यहाँ पर भाई बहन हो सकता है, चाचा चाची हो सकता है, सीधा सीधे में,
मेरी बात को समझिएगा। और ये वाले सीधा सीधा में या तो बुआ हो सकता है, पिता हो सकता है, चाचा हो सकता है, चाची हो सकता है, इन वाले रिलेशन जनरेशन को आप अपने जनरेशन को समझ सकते हैं कि अपने जनरेशन में कौन कौन लगेंगे। चाचा यानी भाई लगेंगे, जो चचेरा ममेरा फुफेरा बहन ये सब लगेंगे, जीजा साला ये सब अपने जनरेशन में है। बाप के जनरेशन में जो होगा, पिता के जनरेशन में जो होगा, वो कहीं ना कहीं चाचा होगा, दादा दादा तो नहीं, दादा तो थर्ड जनरेशन में हो गया, तो चाचा होगा, चाची होगा, नाना, ये नाना वाला कंडीशन यहाँ होगा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये बड़ा रहा था और मैं बेहतर समझा पाता। चलिए किसी और को ले लूंगा जो कि प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, ना कि यहाँ तक इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पासपोर्ट को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी कोडिंग का नॉलेज होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि प्लेस वैल्यू का नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पी कितना पर होता है 16 पर, ए कितना 1 पर, इस तरह से आपको डायरेक्ट मान याद होना चाहिए जो कि आप जल्दी कर पाओगे इस आंसर को। जैसे मैं यहाँ पर देखिएगा, मैं हालांकि यहाँ पर नन ऑफ दीज देकर फंसा दिया है क्योंकि आपको पूरा चेक करना पड़ जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो मैं बहुत कम समय में मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में निकाल देता आंसर, वो भी बहुत ज्यादा था। समझिए कैसे, ये 16 पर, ये 18 पर, 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2। ये 2 पर, तो अगला जो इसका कोड जो लिखा जाएगा वो कहीं ना कहीं 4 लिखा जाएगा। और 4 पर क्या आता है? डी। डी सभी ऑप्शन में है, ठीक है, तो डी आएगा। यहाँ पर ए 1 पर और सी 3 पर है, तो इसका मतलब 2 यहाँ भी बढ़ा है। तो मेरे उम्मीद से सभी में 2 ही बढ़ा होगा। टी भी, हाँ 2 बढ़ा है, बस इसमें 2 बढ़ा देना है। 15 2 17 17 आ जाएगा। तो 17 पर क्यू आता है, डबल क्यू वाला, तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर डबल आर है। क्यू पर आता है 17, यानी 15 में 2 जोड़िएगा, ये ओ का वैल्यू 15 होता है, तो 15 में 2 जोड़िएगा तो 17 होगा। 17 पर क्यू आता है तो डबल ओ है, तो डबल क्यू। उसके बाद 11 2 13, 13 पर एम आता है, तो डबल डी डबल क्यू एम दोनों में है दोस्त। और देख लेते हैं एल जो आता है 12 पर आता है, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 होगा। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी 14 है। अब इससे पता चलेगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। ई 5 पर आता है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 होने चाहिए। और यहाँ पर भी है जो कि भी 22 पर आता है, ये आंसर खत्म। तो एक ऑप्शन बचा है और यही राइट है, लेकिन नन ऑफ दिस दिया, इसलिए इसको भी आपको चेक करना होगा। तो टी 20 पर, तो 2 ऐड करेंगे 20 में तो कितना 22 होगा, और 22 पर क्या होता है? बी। तो ऐसे आंसर, बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप कर सकते हो, और आपको ये चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है मान पता, प्लेस वैल्यू नहीं पता है कि ए कितना पर आएगा, बी कितना पर आएगा, तो इसके लिए आप एक थोड़ा सा ट्रिक याद रख सकते हो। कौन सा ट्रिक? इजोटी। ये 5 पर आता है, ये 10 पर आता है, ये 15 पर, ये 20 पर, ये 25 पर, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। जैसे आपको डी बोला जाए तो डी इसे एक पहले यानी डी 4 पर आ जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए जी तो ई एफ जी यानी 2 बढ़ेगा तो 7 पर। तो इस तरह से यहाँ से इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ऐसे ही आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये ट्रिक हमें जाए, आपको डायरेक्ट परफेक्ट याद होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जिससे कि आपको एग्जाम में करने में आसानी होगा। नेक्स्ट, 2 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। यदि दोनों के अंकों का योग 4 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको तरीके से ना बनाकर इस टाइप के अगर सवाल प्रश्न आए तो आप ऑप्शन के सहायता से बनाइए, जल्दी बनेगा। कैसे मैं बताता हूँ। इसने क्या कहा है कि दोनों अंकों का योग 4 होना चाहिए, तो सब 2 2 4 हो रहा है, 4 0 4 सब में हो रहा है 4। तो ये बात से तो हम नहीं मतलब कि वो आंसर को बता सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूँ, क्या कर रहा है, दोनों स्थान की परस्पर बदल दिया जाए। अगर मैं इसको दोनों को बदल दूं तो ये घुमा फिरा के 22 ही बनेगा, और इसका आंसर कभी 18 होगा क्या? नहीं होगा, तो ये खत्म। इसको जोड़कर मैं 4 बनाऊंगा, लेकिन इसका पलटा दूं, इन दोनों को संख्या को आपस में बदल दूं तो 0 4 हो जाएगा, लेकिन इसकी अंतर 36 हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है 18 होनी चाहिए,
क्या होनी चाहिए 18, तो नहीं हो सकता है। इसको मैं पलटा दूं तो ये कितना है 31, इसको मैं घटाऊं तो ये 18 आ जाएगा, यानी बड़ा में से छोटा घटा दूं तो 18 आ जाएगा, तो और यही राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने कहा कि मूल्य संख्या से 18 अधिक, मूल संख्या से, मूल संख्या इसका मतलब छोटा होना चाहिए। यहाँ से भी 18 आएगा, यहाँ से भी 18 आएगा आंसर। देखिए इसको पलटाएंगे तो 13 बनेगा, 13 में 13 घटाएंगे तो ये भी 18 बनेगा, लेकिन मूल संख्या से 18 अधिक होना चाहिए, यानी ये बाद वाला बड़ा होना चाहिए, जिसको बदला है वो बड़ा होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर कर रहा है। ये दो ऑप्शन है फंसाने लायक, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें एक सीरीज दिख रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 दूनी 64, 128, नीचे में 128 होनी चाहिए, और एक ही ऑप्शन में है। हालांकि एक बार ऊपर भी चेक करना चाहिए। तो देखते हैं 1 3 5 7 9 11, 2 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 बढ़ रहा है, 2 का गैप है, तो इसमें भी आप 2 जोड़ दो तो 13, 13/28 ये राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सबका दोगुना हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, दोगुना हो रहा था, और ऊपर तो सब में जुट रहा था बस, और कुछ नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आराम से कर सकते हो। चलिए ये भी कोडिंग टाइप का ही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, आसानी है। चलिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, देखिए कैसे काम आ जाता है कि आप जल्दी कैसे कर सकते हो। जैसे टी से भी हुआ है, यानी 20 से 22 हुआ है, तो ये 3 से 5 होनी चाहिए, 3 से 5 होनी चाहिए, यानी आगे जो बनेगा वो 5 आना चाहिए। और 5 पर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा ई होता है। यहाँ पर शुरू में ई है क्या, नहीं, कहानी खत्म। बात समझ रहे हैं? नहीं, 1 नंबर ऑप्शन कभी आंसर हो ही नहीं सकता। अब लास्ट का चेक करते हैं, आर कितना पर, 18 पर, टी कितना पर, 20 पर। इसका मतलब यहाँ भी 2 बढ़ा है, तो यहाँ भी एन 14 पर, 14 में 2 बढ़ाएंगे 16, 16 पर कुछ कोई कौन सी संख्या आता है, तो आपका जवाब होगा कि पी आता है। क्या आता है, पी, तो लास्ट में पी होनी चाहिए, पी। तो इसमें तो नहीं है लास्ट में पी, तो ये वाला आंसर खत्म। अब 2 और बच गया, तो अब 2 बच गया, तो देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी है, तो इन्हीं दोनों को, यानी सेकंड पीछे से सेकंड को चेक कर लेते हैं, पीछे से सेकंड को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ई है और यहाँ जी है। ई 5 पर, जी 7 पर, यानी 2 बढ़ा है। ई 5 पर और जी, यानी 5 2 7, 7 पर क्या, जी, तो जी वाला आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपका, टी है, तो टी वाला तो आंसर नहीं होगा, जी वाला आंसर होगा कि नहीं। टाइम लगेगा, आप पूरा सोल्व करने जाइएगा, नहीं ना, पूरा सोल्व कीजिएगा तो आपका टाइम जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि पूरा क्यों सोल्व करना, जब स्मार्ट तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो आप, इतना आप भगवान दिमाग में क्या है तो यूज कर सकते हो आप, है ना। इन सब क्वेश्चन में टाइम क्यों लगाना। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, इसमें वर्ग को काउंट कीजिए। तो इसका काउंट करने का एक तरीका बताता हूँ, हालांकि ये तो देखते ही आंसर पता चल रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, जब इस तरह का आपको एक फिगर रहे, वर्ग रहे, और इसमें एक लकीर खींच दिया जाए, तो इसमें टोटल 5 को बनता है। कितना बनता है, 5 को। क्या मेरी बात को समझ रहे, कैसे, 1 2 3 4, और ये पूरा वाली 5। तो एक बात बताइए, क्या इसके अंदर में 5 को बनाना होगा, इसके अंदर में 5 को बना होगा कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ 5 को वर्ग को बना होगा। तो यहाँ पर 5 को, ठीक है, सेम टाइप का यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो है 1 2 3 4 और 5, 5 पर 10, 10 ठो, तो इसमें 5 को, इसमें 5 ठो, 10 ठो बन गया। कैठो बन गया, 10 ठो बन गया। अब चेक करते हैं, एगो ये बना है पूरा, है ना, और एगो ये बना है पूरा, तो 2 को ना एक्स्ट्रा, 2 और, तो 10 2 12 राइट आंसर। ये कितना लिखा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये
जैसे मैंने वो बड़ा हिंदी अक्षर बोर्ड वाला नहीं रहता है जो बचपन में पढ़ा जाता था, तो उसमें इस टाइप के लिखा रहता है। और अभी भी देखते हैं बहुत सारे दुकानदार जो है मेरे गांव में इसी टाइप से लिखते हैं। हालांकि मेरे घर में इस टाइप से कोई नहीं पढ़ पाता है, लेकिन दुकानदार लिखता है इसी टाइप से। लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा बहुत क्या पूरा जानता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और कैसे तो मैं पकड़ लेता हूँ कि हाँ ये चीज लिखा है। कंफ्यूजन एक जगह हो जाता है, 8 और 9 में बस थोड़ा सा अंतर है, 8 और 9 में, यहीं पर कंफ्यूजन थोड़ा सा। बाकी बात और में कहीं यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता है। बाकी बात वह कभी कभी 8 को 1 9 की तरह लिख देगा, 9 को 8 की तरह लिख देगा, तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन और जगह बाकी बात मैं सभी जानता हूँ सभी तरीके से। देखिए गिनती का क्या है, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक तो ही जानना है, मतलब कोई टाइप में रहे है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसको बनाइए, क्या है। देखिए मैं डायरेक्ट कराने का कोशिश करता हूँ, आपको ज्यादा घुमाता फिराता हूँ। यहाँ देखिए 52, जेड को 52 लिखा है, कैसे? जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, इसका डबल कर दिया है। सेम टू सेम इसको जोड़कर इसका डबल किया है। जैसे ए 1 सी 3 टी 20, तो ये कितना टोटल 24, 24 दूनी क्या होता है 48 लिखा है। इसको भी आप जोड़कर डबल कर दीजिए, 5 1 20, तो ये 26, 26 दूनी 52, राइट नहीं 25 5 1 6 20 6 26, 26 का डबल कितना 52, तो ईट को कितना लिखेंगे 52। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए, विषम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सोलोचन होगा, यानी 3 किसी तरह से समान होगा, इनमें से एक कोई अलग होगा। तो चलिए ढूंढते हैं कि कौन सा अलग है। पी क्यू जेड ए टी यू आर एस, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर 11 14 यानी 3 बढ़ा है, यहाँ पर भी 21 3 24 3 बढ़ा है, 21 से 24 हुआ है 3 बढ़ा है। यहाँ पर भी देखिए तो 19 से यानी 14 से 3 बढ़ेगा 17 होना चाहिए, यहाँ पर क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्यों, तो यही गलत है और यही विषम अलग है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 13 ये 16 पर है, तो यहाँ पर 3 जरूर बढ़ा है, इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं। तो आपको मैंने क्या कहा, प्लेस वैल्यू याद रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके चुटकियों में बनेगा। बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यदि कल के बाद शनिवार है तो कल बीता हुआ से 3 दिन पहले कौन सा होगा। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, आज लिखिए आज, और इसने कहा है कि कल के बाद शनिवार होगा, ये आज तो कल यहाँ होगा और इसके बाद जो होगा वह शनिवार, एक दिन बाद जो होगा वह आपका शनिवार होगा। क्या होगा शनिवार, ठीक है। तो कल के बाद का दिन शनिवार। तो अब हमसे पूछा कि कल जो बीता हुआ कल है, कल 2 प्रकार का होता है ना, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। तो ये आने वाला कल का बाद था और यहाँ पर पहले बोल रहा है बीता हुआ कल, तो आज में यहाँ पर है, तो बीता हुआ कल कहाँ, इधर इस साइड, आज से 1 दिन पहले है ना, वही तो बीता हुआ कल है, पिछले दिन को ही बीता हुआ कल कहते हैं। तो ठीक है, तो ये कल से 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, ठीक है 3 दिन पहले, यहाँ पर कौन सा दिन होगा ये बात पूछ रहा है। तो आप ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए। मेरा कहने का मतलब कि शनिचर से पहले क्या, तो आपका जवाब होगा शुक्र, शुक्र से पहले क्या बृहस्पति, बृहस्पति से पहले क्या बुध, बुध से पहले मंगल, मंगल से पहले सोम, सोम से पहले रविवार, यानी इस दिन जो था वह रविवार था। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ऐसे आप इसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इस तरह के ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बट इसको मैं कहता हूँ एक चीज सजेस्ट करता हूँ, इसको अगर आप चाहते हो कि गलती होने की चांस कम रहे या जल्दी एग्जाम में बन जाए, तो कैसे बनाए। तो आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। प्लस को क्या बोल रहे हैं, गुना, प्लस मतलब गुना लिखना है,
भाग घटाव को भाग लिखना है, घटाव को क्या करना है, भाग करना है, गुणा को जोड़ना है और भागा को घटाना है, भागा को क्या करना है, घटाना है। ये चीज लिखने के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो बार बार इस पर नजर जाएगा और बार बार ये चीज को ढूंढोगे कि यहाँ पर प्लस आया 18 तो प्लस की तरफ यहाँ इधर, ऐसे हर बार आपका नजर चारों तरफ दौड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप एक जगह नजर को दौड़ाओ। जैसे यहाँ प्लस को गुना करता है 18 गुना 10 और गुना को प्लस करा प्लस 20, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद, माइनस को भागा 8, भागा को घटाओ 6। बस यहाँ पर नजर एक जगह पड़ा और यहाँ पर आपका नजर इधर उधर भागता और जो कि गलती होने की चांस हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चीज को किया कीजिए और लिखा कीजिए, क्योंकि ये तो छोटा डाटा है लेकिन कहीं कहीं बड़ा बड़ा डाटा रहता है, फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं इस चीज को बोलता हूँ इस तरह से आप कीजिए, पहले लिख लीजिए तब जाकर बनाइए। तो 180 प्लस 20 भागा 8 माइनस 6, 120 और 180 प्लस 20 कितना 200, 200 भागा 8 माइनस 6, 200 को 8 से भगा दीजिएगा तो 25 225 माइनस 6, तो 25 में 6 जाएगा तो आपका 19, तो ये 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। चलिए, ये मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, बहुत सारे दोस्त आंसर सही दिए थे लेकिन कुछ दोस्त मजाक में ये आंसर दे दिए थे, क्योंकि मैं भी मजाक में ये इस ऑप्शन को सेट किया था। ठीक है, हालांकि ये आंसर होगा नहीं, तो ये इसका राइट आंसर होगा पार्लर। यानी वकील न्यायालय में काम करेगा तो ब्यूटिशियन कहाँ पर काम करेगा, पार्लर में, है ना, ब्यूटी पार्लर में। इसी को कहते हैं ब्यूटिशियन। जो ब्यूटी पार्लर में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटिशियन। तो नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट डे के लिए रखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अगर आप लोग कर दिए तो अच्छी बात है। इसका मैं कल एक ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत जल्दी आसानी से आंसर तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये टोटल मैंने लगभग 26-27 क्वेश्चन करा दिया, जितने मैंने लिया था लगभग 26 क्वेश्चन लिया था। तो ये टेलीग्राम का क्यूआर है जहां से आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, जिस पर कि आपको इन सारे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, सारे जो भी है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर यहाँ से स्कैन करके नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं अगर नहीं जुड़ सकते हैं तो वहाँ पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर चाहिए तो जरूर जुड़ जाइएगा, मिल जाएगा आपको पीडीएफ। और बाकी बात ये एक छोटा सा नीचे में मैं डेमो लगाता हूँ, क्यों बोलना पड़ता है, आप लोग सुनते भूल जाते हैं आप लोग। अभी तक मैंने कहा हो कि लाइक कीजिए, कुछ लोग किए होंगे, कुछ लोग नहीं किए होंगे, भूल गए होंगे, तो अब कर दीजिए। अगर पसंद आ रही है तो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो कर दीजिए लाइक, ताकि हमारी जो है हौसला बना रहे। बात समझ रहे हैं? और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि बाद में हमें आप नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि अभी तक मैंने चैनल का नाम भी नहीं बताया होगा कि चैनल का नाम क्या है। अब हो सकता है कि अब आपने नजर डाला होगा चैनल के नाम पर, तो ठीक है, डाल दिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक जाएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पहुंच सके, है ना। अन्यथा बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो नहीं पहुंचेगा, पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन दबा लीजिएगा, उसमें क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आप किसी एक स्टडी ग्रुप में या भाई है शेयर कर दीजिएगा। तो इतना सा मैं उम्मीद करता हूँ आप करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग।